Good morning, student. Now we discuss the topic of DNA, deoxyribose nucleic acid. ठीक है DNA. अब ये जो DNA की फुल फॉर्म आप लोगों को अब तक तो याद होगी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसके अंदर शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस टाइप की शुगर होती है इसके अंदर. इसके नाइट्रोजन बेस अगर मैं पूछूं तो कौन कौन से होंगे? इसके अंदर होगा एडेनिन, क्या होगा? एडेनिन और थायमिन, साइटोसिन एंड गुआसिन. ठीक है, ये चार तरह के इसके अंदर क्या होंगे? नाइट्रोजन बेस होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो ये डीएनए के बारे में बताया था, एक तो जो ये डीएनए होता है ना, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. डीएनए के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये जो डीएनए होता है इसके अंदर बहुत सारे फॉस्फेटिक ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से ये मतलब नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है. ठीक है, अब ये जो डीएनए है, डीएनए के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिशर. एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिशर. 1869 में साइंटिस्ट थे हमारे फ्रेडरिक मिशर. इन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया और इन्होंने कहा डीएनए को इन्होंने डीएनए नहीं कहा, इन्होंने कहा न्यूक्लिन. क्या कहा? न्यूक्लिन. तो न्यूक्लिन के नाम से जानते हैं कि हम डीएनए को डीएनए के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जैक्रिस नामक के एक अदर साइंटिस्ट आया जिन्होंने डीएनए के लिए ये डीएनए टर्म दी. ठीक है, डीएनए वाली जो ये टर्म है, ये जो डीएनए का नाम है, किसने दिया? जैक्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिया. इसके बाद 1953 में दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन, पूरा नाम है इनका जेम्स वॉटसन एंड फेरनिक क्रिक. तो देखो दो साइंटिस्ट थे 1953 के अंदर, जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक. हमने जो 10th में पढ़ा है वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल पढ़ा है हमने. ठीक है, तो वॉटसन का पूरा नाम था जेम्स वॉटसन एंड क्रिक का पूरा नाम था फ्रैंकिस क्रिक. तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया? इन दोनों ने मिलकर डबल हेलिक्स मॉडल दिया था. कौन सा मॉडल दिया था? डबल डीएनए के रेस्पेक्ट में बता रही हूँ, डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जिसको हम अभी तक पढ़ते हैं मतलब. ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल किन्होंने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था. ठीक है, लेकिन इन्होंने जो ये मॉडल दिया, इनका मॉडल बेस था एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटाबेस पे. ठीक है, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोसेस थी, इनसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? डीएनए के ऊपर मतलब थोड़ी सी स्टडी की थी, और उनकी स्टडी को उन्होंने मतलब एक डाटा के फॉर्म में उसको मतलब कलेक्ट किया, है ना. उस पूरे डाटा का नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था किसी दूसरे दो साइंटिस्ट का. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था, जो ये म्यूरिस विल्किन एंड रोजेनिल फ्रैंकलिन, ये दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या किया? डीएनए के ऊपर मतलब थोड़ी स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद भी जो इनका कंक्लूजन निकला, इनके सारे मतलब इन्होंने अपने सारे रिजल्ट को एक डाटा के फॉर्म में मतलब स्टोर करके रख दिया. ठीक है, उस मतलब इनकी जो वो रिसर्च थी, वो सारा जो डाटा था उसका एक नाम दिया इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा. ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया. लेकिन है ना, ये ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए डीएनए के बारे में. ठीक है, इन्होंने बस थोड़ी स्टडी करी, है ना, और थोड़ा सा जो भी इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष को इन्होंने मतलब ऐसे एक डाटा के फॉर्म में मतलब एक किताब में, है ना, स्टोर करके रख लिया. उसका नाम रखा एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, जिसके अंदर इन्होंने डीएनए से रिलेटेड जितनी भी जानकारी इकट्ठी करी थी वो सब इसके अंदर थी. तो इन्होंने क्या किया?
म्यूरिस विल्किन एंड रोजेनिल फैक्रिन ने तो ये स्टडी करी, लेकिन जो वॉटसन और क्रिक थे हमारे, वॉटसन और क्रिक ने क्या किया, इनका जो डाटा था ना, इन लोगों ने ये डाटा इनको दे दिया है ना, और इन्होंने इस डाटा को दोबारा से मतलब एनालाइज किया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा और थोड़ा सा निष्कर्ष निकाला, और उसके बेस पर, किसके बेस पर, इसके बेस पर डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक है, तो एक तरीके से हम यूँ कहेंगे कि ये डबल हेलिक्स मॉडल क्या वॉटसन और क्रिक का ही मतलब देन थी क्या? नहीं, उनके पीछे ये 2 साइंटिस्ट और जुड़े हुए हैं, है ना, जिनका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि अगर ये जो डाटा थे स्टोर करके नहीं रखते तो ना वो उस डाटा की स्टडी करते हैं, ना वो डबल हेलिक्स मॉडल को देते। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है आपके। तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक के अंदर। इसके साथ साथ एक चोरगोफ का रूल होता है, चोर रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, A + G एंड C + T = 1। ठीक है, =1, यानी कि जितनी भी प्यूरीन है वो किसके बराबर होगी, प्रिमिडीन के। जितनी भी हमारी प्यूरीन है वो = होगी किसके, प्रिमिडीन के। ठीक है, प्यूरीन A और G, और ये क्या है, T and C। और देखो मैंने बताया था A से हमेशा T ही जुड़ेगा, G से हमेशा C ही जुड़ेगा, लेकिन यहाँ 3 बॉन्ड होंगे। अगर जैसे मान लो अब मैंने ये लिखा A G C G ऐसे कुछ लिखा मैंने, ठीक है, तो अब ये मान लीजिए फर्स्ट स्टैंड है, ये फर्स्ट स्टैंड है, तो इसका सेकंड स्टैंड जो होगा, इसका जो सेकंड स्टैंड होगा उसमें बताइए इसका सीक्वेंस बताएं, तो क्या बता सकते हो, क्या आप आराम से बता सकते हैं। देखो T से T से A, C से G एंड G से C, तो अगला जो स्टैंड होगा ये ऐसे, मतलब बहुत सारा ये ऐसे हो सकता है ये, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि A से T ही जुड़ेगा, C से G ही जुड़ेगा, G से C ही जुड़ेगा, इसको कैसे भी आप लिख लो। और चोरगोफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्यूरिन की संख्या होती है, जितनी प्यूरिन होती है उतनी ही प्रिमिडीन होती है। ठीक है, A + G अपॉन C + T = 1 इसका रेशियो होता है। ठीक है, तो ये था हमारा चोरगोफ रूल। अब देखो एक क्वेश्चन से अपन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि किसी डीएनए के अंदर 20% तो हमको दिया हुआ है एडेनिन दिया हुआ है ना, फिर हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमको, गुआनिन। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, बता उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, जबकि हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हमें इतना पता है कि प्यूरिन होती है उतनी पिरिमिडीन होती है, जितना A होगा उतना ही T होगा, जितना G होगा उतना ही C होगा। चोरगोफ के नियम से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, देखो ये हमें पता है, A हमको पता है और G हमको निकालना है, तो देखो यहाँ पे A की कितनी % होगी, 20%। ठीक है, तो देखो A के साथ T कनेक्ट होता है ना, दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब G के साथ क्या होता है, C कनेक्ट होता है, तो देखो जितना A होगा दोनों बराबर है तो उतना ही T होगा, तो फिर यहाँ पे T भी कितना हो गया, 20%। ठीक है, अब 20% हो गया, क्लियर है यहाँ पे, तो A और T को जोड़ देंगे, A + T जोड़ देंगे, कितना होगा, 40% हो गया। 40% हो गया, 100 में से 40 घटाएंगे, कितना हो गया, 60 बच गया। कितना बचा, 60। अब ये दोनों के दोनों G + C क्या होंगे, 60 के बराबर ही तो होंगे, और दोनों बराबर होते हैं तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, और ऐसे सॉल्व करके देखो तो भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि मतलब भाई G और C ये तो इक्वल होते हैं, तो G + C हो गए 60, तो हम यहाँ C की जगह G भी लिख सकते हैं 60, तो ये 2G 60, तो G बचेगा हमारा 60.2 एंड 30। ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हो आप, है ना, और ऐसे कोई बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं, आप ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है, और वर्बली भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आ सकता है न्यूमेरिकल आप लोगों को करने के लिए। इसके बाद देखो डबल हेलिक्स मॉडल, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डीएनए के कितने स्टैंड होते हैं, 2 स्टैंड होते हैं। ठीक है, और अब जब भी इसके डायरेक्शन होती है ना, तो ये एक साइड तो होती है 3 डेज, है ना, और उसकी दूसरी साइड होती है 5 डेज, इसको 5 डेज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 2 स्टैंड है वो आपस में क्या होते हैं, एंटी पैरेलल
पैरेलल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कहने का मतलब ये 5 डेज से 3 डेज होगा, तो दूसरा फिर 3 डेज से 5 डेज होगा। एक 5 डेज से 3 डेज और एक 3 डेज से 5 डेज की तरफ होगा। तो हमारा एक स्टैंड हो गया ये, तो ये होगा 5 डेज से 3 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। इसके अंदर ये जो ये लाइन है ना, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है ना, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड को हम डीएनए की बैकबोन भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये शुगर होगी, ये बेस पेयर हो गया, है ना, ये शुगर हो गया, ये बेस पेयर होगा, और इससे ये फॉस्फेट जुड़ गया, है ना। अब उस यहाँ पे तो सिंगल होगा, सॉरी यहाँ पे सिंगल होगा, फिर ये बेस पेयर अगले बेस पेयर से जुड़ेगा, तो डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ मानो ए, यहाँ मानो टी, ठीक है। ये शुगर, फिर यहाँ पे मान लीजिए जी, तो ये 3, ये डैश वाला तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये सी, है ना, इससे क्या जुड़ेगा, ये पी। तो इस तरीके से मतलब ये ऐसे मतलब बहुत सारे डैश करके थोड़ा सा ऐसे बताएंगे हम। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, है ना, मिलकर एक डीएनए की चेन बनाते हैं, ठीक है, डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं, ठीक है। तो बैकबोन भी कह सकते हैं हम किसको, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, डीएनए का। इसके साथ साथ जो ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं। या तो 5 डेज से 3 डेज की तरफ जाएगा, 3 डेज से ऐसे नहीं लिख सकते हम दोनों के दोनों 3 डेज या 5 डेज नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा रॉन्ग होगा। फिर इसके साथ साथ जो प्यूरिन होती है, प्यूरिन मतलब ANG, प्रिमिडिन यानी CTU, है ना, इनके आपस में ये कैसे अटैच होंगे, ये इसमें पाए जाएंगे ATGC AT। अभी तो डीएनए तो यहाँ पे यू का काम ही नहीं है ना, यू का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इनके बीच में, तो ये जो प्यूरिन है और प्रिमिडिन है, ये आपस में कैसे अटैच होंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो ये डीएनए, ये जो दोनों चेंज होंगी, दोनों जो चेन होगी डीएनए की, वो क्या होगी, राइट हैंडेड, मतलब राइट हैंडेड की तरफ ये क्या करेगी, सर्किल में घूमेगी, मतलब ये, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी जो एक पिच, ये मतलब एक, ये जो घेरा, ये सर्किल, उसको बोलेंगे एक पिच, ठीक है। इस एक पिच के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस होंगे, है ना, इसके अंदर 5, इसके अंदर 5, तो 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक पिच के अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, एक पिच में 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो एक पिच की लेंथ होगी वो होगी 34 आर्मस्ट्रॉन, ठीक है, एंग्स्ट्रॉन, ठीक है, 34 एंग्स्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर आपको पूछे कि दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बताइए, है ना, 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस को आप बताइए, तो आप कैसे बताएंगे कि जैसे ये तो है 10 के बीच की, है ना, ये है 10 के बीच की, तो एक के बीच में तो कितना होगा, 3.4 एंग्स्ट्रॉन, ठीक है, 3.4 एंग्स्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताना है आपको। तो ये था हमारा डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। देखो इस तरीके से मतलब हम डिस्टेंस निकाल सकते थे 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में, ठीक है। इसके साथ साथ कभी कभी मतलब कहीं कहीं लिखा होता है कि जैसे एक पिच की जो लेंथ है वो या तो 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंग्स्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप खुद भी मतलब इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 एंग्स्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर, ठीक है। तो इससे आप नैनोमीटर से आप एंग्स्ट्रॉन में चेंज कर सकते हैं, एंग्स्ट्रॉन से आप नैनोमीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस होती है 20 एंग्स्ट्रॉन, ठीक है, 20 एंग्स्ट्रॉन होती है इन दोनों स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये था हमारा डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। अब ये जो डीएनए की पैकेजिंग होती है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें अलग तरीके से होती है, और अभी डीएनए हेलिक्स मॉडल के बाद में हम देखते हैं डीएनए की पैकेजिंग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है
वो सिंपल टाइप की सेल होती है, ठीक है, सिंपल टाइप की सेल होती है, जबकि ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है ये कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल होती है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की पैकेजिंग, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटीन के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं, आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है ना वेल डिफाइन नहीं होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल है ये, ठीक है। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ना इस तरीके से बिखरा हुआ होता है, इसका जो डीएनए होता है इस तरीके से बिखरा हुआ होता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है ये प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, फिर इसके न्यूक्लियस को क्या कहेंगे हम, ज़ीनोफोर। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होगा उसको कहेंगे ज़ीनोफोर या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो डीएनए मटेरियल है, ये जो डीएनए मटेरियल है जिस रीजन में बिखरा हुआ होगा या जिस रीजन में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड। इस रीजन को बोलेंगे न्यूक्लियोइड रीजन, इस रीजन को हम कहेंगे न्यूक्लियोइड रीजन, जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है प्रोटीन के साथ अट्रैक्ट होकर मतलब आपस में ऐसे इस तरीके से अरेंज होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है मतलब एक सिंपल टाइप की सेल होती है, और इसके प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं ज़ीनोफोर, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की पैकेजिंग होती है। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब यूकैरियोटिक सेल जो होती है एक कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल होती है, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए है, डीएनए पे वही नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे प्रोटीन के साथ एक हिस्टोन वर्ड और जुड़ा हुआ होता है, हिस्टोन, ठीक है। तो मतलब हिस्टोन से मतलब है कि हिस्टोन टाइप की प्रोटीन पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। हम ह्यूमन के ले लेते हैं, ह्यूमन के अंदर किस तरह की सेल होगी, ह्यूमन के अंदर यूकैरियोटिक सेल होगी ना यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी प्रॉपर वेल डिफाइंड होते हैं। तो हम लेते हैं ह्यूमन को, ठीक है। ह्यूमन को हमने ले लिया तो उसके अंदर हम देख रहे हैं डीएनए की पैकेजिंग को, ठीक है। डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से होती है। तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, डीएनए होगा, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, साथ साथ उसके अंदर होता है हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन की जगह हम लिखेंगे हिस्टोन प्रोटीन, है ना। हिस्टोन टाइप का प्रोटीन पाया जाता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, है ना। और ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होगा। और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर दो तरह के जो एमिनो एसिड होते हैं ना बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एक होता है लाइसिन, एक होता है आर्जिनिन, एक होता है लाइसिन, एक होता है आर्जिनिन। ये दोनों टाइप के जो एमिनो एसिड होते हैं ना बहुत ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो डीएनए जो नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब जब ये जो चार्ज है आपस में मतलब ये अट्रैक्ट होंगे तो मतलब ये क्या बनाते हैं, एक ऑक्टोमर बनाते हैं। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये मतलब इस तरीके से अरेंज होती है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये मतलब 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है। हिस्टोन जो प्रोटीन होती है हमारी 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्टामर। 8 प्रोटीन से मिलकर 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है हिस्टोन प्रोटीन, जिसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या कहेंगे इसे, हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, देखो ये पास में होती है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये होता है जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, देखो जो मैं बोल रही हूँ कि 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना, ये है हमारा ऑक्टोमर, ये है हमारा हिस्टोन ऑक्टोमर, और ये है ओनली हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन, ये ऑक्टोमर, ठीक है। तो अब जो डीएनए आएगा, ठीक है, ये डीएनए आ रहा है और ऐसे ये डीएनए क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे कोइल्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कोइल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाता है डीएनए, मतलब एक अरेंज हो जाता है कोइल के फॉर्म में। ये ऑक्टोमर, फिर से देखो इस तरीके से ये अरेंज, एक सर्किल में ये अरेंज हो गया, ठीक है। फिर ये अगला ऑक्टोमर, फिर ऐसे ही अरेंज, फिर ऑक्टोमर, फिर ये इस तरीके से अरेंज। तो इस तरीके से ये अरेंज होता रहता है। और ये जो डीएनए की कोइल होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनी ना हमारी, है ना, ये जैसे ये डीएनए इसके ऊपर कोइल हुआ तो अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम,
ठीक है, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम आपस में, है ना, ये न्यूक्लियोसोम बन गया, ठीक है, फिर अगला 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 ऐसे ऐसे जुड़ते हुए चले जाएंगे तो एक चेन बन जाएगी, है ना, एक चेन बन जाएगी। ये समझने के लिए लिख रहे हैं हम ऐसे ना, समझने के लिए, इतना मोटा नहीं होता है, इतना मोटा नहीं होता है ये पेपर पे, हम समझने के लिए, स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस तरीके से लिख रहे हैं। बहुत मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये ऐसी ऐसी संरचना बन जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ये, ठीक है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, दोबारा से देखो, देखो प्रोकैरियोटिक और सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम डीएनए की पैकेजिंग देख रहे हैं कि डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से होती है। तो देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है सिंपल टाइप की होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है कॉम्प्लेक्स टाइप की। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बिखरा हुआ होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ होता है, कहाँ पे बिखरा हुआ होता है, न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर, ठीक है, वो रीजन जहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल बिखरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसका डीएनए को क्या बोलेंगे, जीनोफोर, ठीक है, जीनोफोर डीएनए को भी कह सकते हैं, इसके न्यूक्लियस को कहेंगे, सॉरी इसके न्यूक्लियस को, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को कहेंगे जीनोफोर या इनसिपिएंट न्यूक्लियस, लिखिए देते इनसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस कैसा होगा, जीनोफोर या इनसिपिएंट न्यूक्लियस, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा इस तरीके से बिखरा हुआ होगा। जिस जगह पे बिखरा हुआ होगा वहाँ उस रीजन को कहेंगे हम न्यूक्लियोइड रीजन। अब डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटीन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है डीएनए की पैकेजिंग, सिंपल टाइप की होती है। अब यूकैरियोटिक सेल में देखो, यूकैरियोटिक सेल जो होती है एक तो कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल होती है, ठीक है। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है कहाँ, मतलब किन किन के अंदर पाई जाएगी, बताइए। मोनेरा को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनेल्स हो गए हैं ना, उनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाएगी। तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाते, ह्यूमन में देखो, ह्यूमन जो है हमारा उसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होगी, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो हम देखते हैं ह्यूमन के अंदर डीएनए की पैकेजिंग किस तरह की होती है। तो डीएनए जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर जो प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन होती है, और इसके अंदर दो तरह के जो एमिनो एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बहुत ही भयंकर वाली संख्या में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। लाइसिन और आर्जिनिन टाइप के जो दो एमिनो एसिड है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्टामर, जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर होगा ये होगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और जो ये है हमारी हिस्टोन प्रोटीन, ये हमारी हिस्टोन प्रोटीन है। तो देखो भाई ये हिस्टोन ऑक्टोमर के पास में ये डीएनए आता है, इस तरीके से ये क्या कर देता है, रेप होता है, इस तरीके से कोइल्ड होते हुए रेपिंग अपनी स्टार्ट करता है, ठीक है। ये एक, अब ये जो रैपिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनी ना इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। तो ये 1 से 2 3 4 ये आपस में से कनेक्ट होते चले जाते हैं ना, बहुत सारी से चेन बन जाती है, लंबी एक चेन बन जाती है। तो ये चेन हमें इस तरीके की नजर आती है, इस तरीके से ये चेन नजर आती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो अब इसको क्या कहेंगे हम, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस के जुड़ने से, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के जुड़ने से क्या बनता है, क्रोमेटीन बनता है, क्रोमेटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोसोम है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 200 बेस पेयर अभी हमने पढ़ा था, ATGC, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो 200 एक न्यूक्लियस के अंदर, है ना, कितने होंगे, ATCG, है ना, U, है ना, इनकी संख्या कितनी, U तो नहीं होगा क्योंकि वो आरएनए के अंदर होता है। तो ATCG इनकी संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ कितने होंगे इनके, 200, ठीक है। एक डीएनए हेलिक्स के अंदर जो 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोसोम के अंदर। तो देखो अब क्रोमेटिन आ गया आपको समझ में, क्रोमेटिन होता है। अब ये जो क्रोमेटिन होता है, इस क्रोमेटिन को बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन या फिर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो इसको कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। ये होती है दो तरह की, एक होती है यूक्रोमेटिन और दूसरी होती है हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है।
क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। अब यू से मतलब होता है, यू जहाँ पे भी लग जाता है, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ी थी ना, यूकैरियोटिक सेल, यू, ठीक है। तो प्रो से मतलब होता है प्रिमिटिव, बहुत पहले का। यू से मतलब होता है कि मतलब थोड़ा डेवलप, है ना, एडवांस, डेवलप, है ना। तो यू से मतलब है यहाँ पे ट्रू, मतलब ट्रू टाइप का, ठीक है। तो यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन में कई बार एग्जाम के अंदर 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें देखो डिफरेंस जो होंगे, मतलब कोई ज़्यादा बड़े डिफरेंस है नहीं इसके अंदर, बस छोटे छोटे से पॉइंट आप लिखकर 3 मार्क्स को पूरी तरीके से अपने पास स्टोर कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखो जो यू क्रोमेटिन होती है ना, अब मैं कह रही हूँ कि यू से मतलब है ट्रू, तो जो भी ट्रू चीज़ होती है वो क्या होती है, एक्टिव होती है ना, वो एक्टिव होती है। तो ये यू क्रोमेटिन क्या होगा, एक्टिव क्रोमेटिन है ना, और ये इनएक्टिव, ये इनएक्टिव। दूसरा, ये जो एक्टिव क्रोमेटिन है, तो ये किस तरीके से पैक्ड होगी, ये लूज्ड पैक्ड होगी, ठीक है। जबकि ये जो वाली हेटेरोक्रोमेटिन है, ये डेंस, मतलब बहुत ज़्यादा घनी, बहुत फसड़ डेंसली क्या होगी, पैक्ड होगी ये। और जब ये लूज पैक्ड होगी तो ये किस तरीके से स्टेन, मतलब इसका कलर कैसे दिखेगा, लाइट स्टेन होगी ये। और जबकि ये डार्क स्टैंड होगी, जब ये बहुत ज़्यादा मतलब डेंस तरीके से मतलब ये अरेंज है, तो फिर डार्क ही तो शो होगी ये, है ना। कैसे शो होगी, ये डार्कली शो होगी, मतलब बहुत डार्क कलर शो होगा। तो इस तरीके से ये 3 डिफरेंस आप लिख कर पूरे 3 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पर इस तरीके से नहीं लिखना, आपको पूरा मतलब लैंग्वेज बना के लिखना है। इट इज़ अ एक्टिव क्रोमेटिन, इट इज, इस तरीके से पूरा कंप्लीट आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए आप न्यूक्लियोसोम तक, है ना। इसके बाद देखते हैं, तो देखो जैसे मैंने बताया कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर, ठीक है, स्मॉल लिखेंगे, बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, तो 1/200 लिखेंगे आप, ठीक है। तो अब जैसे ह्यूमन के अंदर, हाँ, हमारे ह्यूमन के अंदर जो बेस पेयर होते हैं ना, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं टोटल बॉडी के अंदर, है ना, टोटल बॉडी के अंदर। तो अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए कि ह्यूमन के अंदर आप बताइए कि कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, 1/200 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितने बेस पेयर प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भैया, 1/200 × 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकाल रहे हैं हम, किसके अंदर, इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है वो निकाल रहे हैं हम। जब हमें पता है कि एक, ये देखो ये मतलब बिल्कुल फिक्स है, ये कम ज़्यादा नहीं होगा, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो एक बेस पेयर के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे, 1/200 हम लिखेंगे। तो अब हमारे पास अब हमारे पास इतने 6.6 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट है, तो हमको निकालना है न्यूक्लियोसोम की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 1/200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.6 × 10⁹ बेस पेयर से। तो इसमें से हमको निकल जाएगा 3.3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम निकल जाएगा हमारा, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कैसे निकलेगा, समझ में आ गया ना आपको। ये देखो 2 0 से ये 2 0, मतलब ये 2 पावर इसकी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और ये 2 से 3.3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपके सामने न्यूक्लियोसोम निकालने का, अगर कैलकुलेशन अगर आती है तो, वैसे आएगी नहीं। देखो बैक्टीरिया के अंदर, ये ह्यूमन के अंदर था, बैक्टीरिया के अंदर भी देखें हम, बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल हमारा ई कोलाई कहते हैं इसको, ई कोलाई को। तो इस ई कोलाई के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर की संख्या होती है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। ये दिया हुआ होगा, फिर आपसे पूछेंगे न्यूक्लियोसोम की संख्या, अगर पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/200 × 4.6 × 10⁶, है ना। इसको आप कैलकुलेट करना, तो ये आएगा आपके सामने 2.3 × 10⁴ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसके साथ साथ कभी कभी मतलब डीएनए की लेंथ भी काउंट करने के लिए आ जाती है, डीएनए की लेंथ, ठीक है। डीएनए की लेंथ को काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। डीएनए की लेंथ के लिए, जैसे जब भी लेंथ निकालने के आए डीएनए की, तो 0.34 नैनोमीटर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हमको दिया हुआ होगा नंबर ऑफ बेस पेयर हमको दिया होगा, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हमको नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस दिया होगा, है ना, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस दिए हुए होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दिए हुए होंगे, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी हमको दिया हुआ होगा। जैसे कि वो ह्यूमन के अंदर निकालते हैं हम
डीएनए की लेंथ, डीएनए की लेंथ कितनी होती है ह्यूमन के अंदर। तो हमें पता है ह्यूमन के अंदर जो बेस पेयर की संख्या थी, अभी देखा था हमने 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है, इतने बेस पेयर प्रेजेंट है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। तो फिर हम निकालेंगे डीएनए की लेंथ, कैसे निकालेंगे, 0.34 नैनोमीटर में है, तो नैनोमीटर में ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है, नैनोमीटर में हमारा आंसर आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करें, लिख दें नैनोमीटर, 6.6 × 10⁹ स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी संख्या आएगी ना हमारी वो नैनोमीटर के अंदर ही आएगी, जो भी संख्या आएगी, जो भी आंसर आएगा हमारा नैनोमीटर में आएगा, ठीक है। जब इस नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इस नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमको आंसर मिलेगा 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। अब आप देख लो 2.2 कितना मीटर है, और इसकी पैकेजिंग कैसे की जाती है, मतलब ऐसे ना, इस तरीके से ये कोइल्ड होता है, इस तरीके से रेप होता है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है ना, ये हमारा ऑक्टोमर है, ठीक है, ये हमारा ऑक्टोमर है, ये हमारा ऑक्टोमर है। तो जो डीएनए होता है ना, डीएनए मतलब ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वायर है, बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर है। तो ये इस तरीके से मतलब इस तरीके से ये अरेंज होता है, तभी तो 2.2 मीटर का डीएनए हमारा इतनी छोटी सी जगह पे अरेंज होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली कोइल्ड होता है, ये हाईली कोइल्ड होता है, इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये था हमने देखी क्या, डीएनए की पैकेजिंग हमने देख ली, है ना। और इसको अच्छे से पढ़ना, नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अगला हमारा टॉपिक, फ्रेडरिक मिशन ने किस तरीके से डीएनए मतलब ये जेनेटिक मटेरियल की जो शुरुआत थी किस तरीके से हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किए, किसका एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा मतलब मान्य रहा, किसका रिजेक्ट हुआ। तो ये चीज़ हमें ज़्यादा समझ में आएगी अगर आपका थोड़ा सा ये बेस क्लियर होगा तो, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर इसमें फिर भी किसी तरह का कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछें, पर्सनली मेरे को मैसेज करें जो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। और समझ के और नोट्स को पढ़ें और समझते हुए अपनी नोटबुक में इसको नोट करें।